Assalamualaikum students and welcome to my channel NFP Siraj Educational Center। जैसा कि आपने मेरे चैनल पे मेरे वीडियो लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हमने जो है वो क्लास 9 सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड की फ़िज़िक्स स्टार्ट लिया था एंड उसमें हमने फ़िज़िक्स के बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल हमने इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, ठीक है, एंड देन हमने प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन, इन तमाम टॉपिक्स को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स our next topic, that is topic 1.5 and it is density and volume. So basically what is density? Density is basically mass per unit volume of a substance. एक यूनिट वॉल्यूम में यानी एक मीटर क्यूब में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज इट्स डेंसिटी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू cover it from our book. So density and volume, we know that there are three components or three states of matter। ठीक है, हमें पता है कि हमारे पास 3 states of matter होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता बट इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। आप उसे जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेगा, बिकॉज लिक्विड डोंट हैज़ इट्स ओन शेप एंड गैसेस पार्टिकल्स बहुत फार अवे होते हैं एक दूसरे से। उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान नेग्लिजिबल होती है। इस वजह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और डेफिनेट वॉल्यूम उस वक्त तक नहीं होता जब तक आप उसे सिलेंडर में स्पेसिफाई ना करें। हाँ, इफ़ यू आर स्पेसिफाइंग एनी गैस इन अ सिलेंडर देन उसकी वॉल्यूम भी होगी। ठीक है, वही बातें लिखी हैं। सॉलिड मेंटेन्स अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स साइज इवन इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड इट ऑन readily change its volume. A liquid does not maintain a fixed shape, it takes on the shape of its container, but like a solid it is not readily compressible. Its volume can be changed significantly only by large force। ठीक है, सॉलिड compressible होता है, यानी अगर आप उसे फोर्स एक्सर्ट करने से सॉलिड के पार्ट प्रेस हो जाता है, जबकि लिक्विड जो है वो compressible नहीं होता है फोर्स एक्सर्ट करने पर भी। ठीक है, नाउ अभी हमने जैसे डिस्कस किया, हाउएवर अ गैस हैज़ नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जबकि गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इट विल एक्सपैंड टू फिल इट्स कंटेनर, ये अपने कंटेनर को फिल करने के लिए क्या हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, often we find the large weight wood floating on the surface of water, however an iron needle sinks into the water, we say iron is heavier than wood. This cannot really be true. Rather, we should say like iron is denser than wood. Physicists are concerned with a physical quantity, a property of matter which may help to define the nature of matter in terms of its mass and space। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एग्जाम्पल दी गई है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई हैवी वुडन कोई भी आपके पास वुडन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि हेवियर दैन आयरन नीडल। आयरन नीडल आपके पास कितनी छोटी सी होती है। ठीक है, अब आपके पास एक बड़ा सा वुड का कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर हम नोटिस करें तो वो जो हेवियर वुड का पार्टिकल होता है, हेवियर वुडन ऑब्जेक्ट जो होता है, वो आपको फ्लोट करता हुआ नजर आएगा वाटर की सरफेस पे, जबकि आयरन नीडल जो कि देखने में इतनी छोटी सी है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगी, वो सिंक हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द सी। क्यों? रीज़न इज़ दैट कि आयरन आपके पास जो मेटल है इसका मास, इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मैटर पे डिपेंड करती है डेंसिटी, कि अगर वुड की जो डेंसिटी है वो एक हेवियर ऑब्जेक्ट ऑफ वुड के लिए भी सेम होगी, एक लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ वुड के लिए भी सेम होगी अगर वो वुडन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बेसिकली डेंसिटी आपके पास किसी भी मटेरियल की सेम रहती है, इट डजेंट डिपेंड ऑन देयर साइज, वो उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, चाहे वो आयरन का कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो या एक छोटी सी आयरन की निडल हो,
डेंसिटी आयरन की सेम रहेगी, आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट अपॉन द साइज ऑफ मटेरियल। ठीक है, होप सो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। नाउ मूव करते हैं आगे, मेजरिंग द वॉल्यूम। ठीक है, फॉर डेंसिटी टू बी measured or calculated we first need to find the volume of substance। जिस तरह से हमने डेंसिटी का फॉर्मूला देखा कि डेंसिटी आपके पास दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि अगर आपको मास ऑफ दैट सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस पता होगा, देन यू विल easily be able to find the density of that particular substance। ओके, तो डेंसिटी को मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना होता है, वॉल्यूम फाइंड करना होता है। ठीक है, अब आपको पता है सॉलिड का जो है वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, और हर शेप का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए एक आपके पास फॉर्मूला होता है। जिस तरह से आपके पास अगर कोई भी डेफिनेट शेप है, स्क्वायर है, तो उसके पास आपके पास क्या होगा, उसकी पैरामीटर्स होते हैं। जैसे लेंथ आपके पास है, ठीक है, अगर सर्कल है तो उसका रेडियस आपके पास होता है। ये सब क्या है, पैरामीटर्स हैं, हाइट, ब्रेथ, विड्थ, डेप्थ, बेस, लेंथ, ये तमाम चीज़ें आपकी पैरामीटर्स है जिसके थ्रू आप किसी भी डेफिनेट शेप वाले, जिसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसका वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका हम कोई भी डेफिनेट शेप नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल कोई भी रॉक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्कुलर शेप का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ, इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज़ एन इर्रेगुलर, ये एक इर्रेगुलर शेप है। ठीक है, ये ना तो इसका, क्योंकि ये कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं बन रहा, ये ना तो सर्कल है। ठीक है, अगर हम कहेंगे सर्कल, ना तो ये सर्कल है, ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना ट्राइंगल है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं आ रहा, ना क्यूब है, ना पिरामिड है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक इर्रेगुलर शेप है। ठीक है, तो इर्रेगुलर शेप या इर्रेगुलर शेप वाले ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी आपके पास एक अलग मेथड होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी आपके पास एक अलग मेथड होता है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेंडर एंड बीकर। लिक्विड का वॉल्यूम आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर और बाय यूजिंग अ मेजरिंग बीकर। ठीक है, बीकर या मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हुए आप जो है वो अपना वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे अब वो हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली आपके पास एक प्लास्टिक या ग्लास का सिलेंडर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ द मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास प्लास्टिक से ही मिल के बना हो सकता है या ग्लास से भी। इसमें आपके पास बेसिकली स्केलिंग की गई होती है, जैसे आपके पास रूलर्स में, वर्नियर कैलिपर में आपने पढ़ा, या फिर स्क्रू गॉज में। ठीक है, स्केलिंग होती है जिसके थ्रू आप जो है वो मेजर करते हैं, यही हमने पढ़ा था ना। तो सिमिलरली मेजरिंग सिलेंडर में भी आपके पास स्केलिंग की गई होती है। वो स्केलिंग आपके पास यूजुअली मिलीलीटर में होती है या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको वो स्केलिंग मिलती है। अब आप क्या करेंगे, आपको जिस भी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना है, आप उसे उस मेजरिंग सिलेंडर में पोर करेंगे। ठीक है, डालेंगे। जैसे ही वो लिक्विड जो है आप उसे डालेंगे अपने मेजरिंग सिलेंडर में, तो वो एक पर्टिकुलर लेवल तक जो है वो लिक्विड रेस होगा। ठीक है, अब जहाँ तक उस लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है, वहाँ पे जो स्केलिंग आपके पास की गई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने कोई भी लिक्विड लिया, वाटर लिया, मैंने उसे पोर कर दिया अपने मेजरिंग सिलेंडर में, तो मेरा लिक्विड राइज कर रहा है एट द लेवल ऑफ 70 मिलीलीटर। ठीक है, 70 की स्केलिंग पे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 70 तक मेरी रीडिंग जो आ रही है वो क्या आ रही है, 70 मिलीलीटर, क्योंकि मेरी स्केलिंग मिलीलीटर में है। तो यहाँ पे मैं रीडिंग लूँगी तो मेरे पास क्या रीडिंग आ जाएगी, 70 मिलीलीटर। तो ये आपके पास जो 70 मिलीलीटर आ रहा है, बेसिकली क्या है, उस लिक्विड का वॉल्यूम है। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड सब्सटेंस। ठीक है, लिक्विड सब्सटेंस का वॉल्यूम हम बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर आपके पास ग्लास या प्लास्टिक का एक सिलेंडर होता है जिसमें आपकी स्केलिंग मिलीलीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में की गई होती है। में क्या होता है कि आपने जस्ट एक लिक्विड लेना है जिसका वॉल्यूम आपने फाइंड करना, चाहे वो वाटर हो, अल्कोहल हो या कोई भी लिक्विड हो, आपने उसे डालना है अपने मेजरिंग सिलेंडर में। जहाँ तक उसका लेवल राइज करेगा, आपने करेक्ट रीडिंग लेनी है, अपना आई या एंगुलर डायरेक्शन आपने बिल्कुल ठीक रखनी है। तो जहाँ तक आपका लेवल राइज करे आप वो रीडिंग ले लेंगे। जो आपकी रीडिंग आएगी,
अब आप देखेंगे आपकी स्केलिंग मिलीलीटर में है या क्यूबिक सेंटीमीटर में, जिसमें आपकी रीडिंग होगी उस यूनिट में जो है वो आप अपना वॉल्यूम शो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग आ जाएगी 70 मिलीलीटर, यहाँ पे मेरी आ रही है। सिमिलरली आप जब भी लेंगे तो आपकी आ जाएगी रीडिंग। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है। आपके पास जो है वो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो है रीडिंग लेते हुए, वो ये है कि आपकी आइज़ का जो एंगुलर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जिस एंगल से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी रीडिंग ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास सॉलिड, हमने स्टडी किया, ठीक है, कि सॉलिड जो है वो आपके पास रेगुलर भी होता है या इरेगुलर भी होता है। ठीक है, जो रेगुलर सॉलिड्स हैं यानी कि जिनका कोई भी पर्टिकुलर शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है, जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सिलेंडर, तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने का आपके पास स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आप जो है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसके ये 3 पैरामीटर्स होते हैं रेक्टेंगल के। ठीक है, उन तीनों पैरामीटर्स को आप मल्टीप्लाई करके जो है वो रेक्टेंगल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जिसका आपके पास जो है आपके पास इक्वल होता है 22/7 के। ठीक है, रेडियस आपके पास जो है वो जो सिलेंडर का रेडियस होगा वो आपके पास आप रेडियस का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई की वैल्यू से, मल्टीप्लाई करेंगे सिलेंडर की हाइट से, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर। अब आपके पास कोई भी इरेगुलर सॉलिड है, फॉर एग्जांपल रॉक, ठीक है, जिसका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप ना हो, वो आपके पास होता है इरेगुलर सॉलिड। तो इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने का भी आपके पास एक अलग मेथड होता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी आप यूज़ करेंगे जिस अपैरेटस को, वो आपके पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर कंस्ट्रक्शन वही है कि प्लास्टिक या फिर आपके पास जो है वो ग्लास का एक सिलेंडर होता है। ठीक है, उसमें स्केलिंग होती है, वो मिलीलीटर की स्केलिंग भी हो सकती है या क्यूबिक सेंटीमीटर की स्केलिंग भी हो सकती है। अब आपके पास ये है कि आप सबसे पहले एक सिलेंडर लेंगे। ठीक है, आप उसे पार्शियली फिल करेंगे विथ लिक्विड, आप किसी भी लिक्विड से उसे पार्शियली फिल करेंगे। अब आप उस लिक्विड का वॉल्यूम ले लेंगे। ये मैंने अभी आपको सिखाया था लिक्विड का वॉल्यूम लेने का तरीका, कि जहाँ तक उस लिक्विड का लेवल राइज किया हुआ है वो लिक्विड का वॉल्यूम है। ठीक है, उस पार्शियली फिल्ड लिक्विड का जो वॉल्यूम है, यानी आधा फिल होना चाहिए लिक्विड, तो आप वो अपने पास नोट कर लेंगे, वो आपके पास होगा वॉल्यूम 1। ठीक है, या ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जिस भी इरेगुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम आपने फाइंड करना है, जैसे मुझे करना है एक इरेगुलर रॉक का वॉल्यूम फाइंड, मैं क्या करूँगी, मैं उस पार्शियली फिल्ड लिक्विड में, या आपके पास जो पार्शियली फिल्ड लिक्विड है, इसमें मैं ड्रॉप कर दूंगी उस इरेगुलर सब्सटेंस को, या उस रॉक को मैंने ड्रॉप कर दिया अपने पार्शियली फिल्ड लिक्विड में। अब आपके पास ऑब्वियस ही बात है, आप घर पे भी ऑब्जर्व करेंगे कि आप किसी भी शीशे की ग्लास में आप पानी ले लें, उसमें आप जो है वो पत्थर वगैरह ले लें बाहर से। ठीक है, वो आप डाल दें उस पानी के ग्लास में। अब आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व करिएगा कि वाटर का लेवल जो है वो राइज हो जाता है अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट उस लिक्विड में डिप कर देते हो तो। सिमिलरली जैसे ही हम ये इरेगुलर सॉलिड या फिर इस रॉक को हम अपने वाटर में डिप करेंगे तो इस वाटर के लेवल में चेंज आएगा। ठीक है, ये राइज कर जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो जो चेंज आएगा वॉल्यूम में बेसिकली वो आपके पास इस रॉक का वॉल्यूम होगा। यानी कि पहले आपके पास क्या था, ओरिजिनल वॉल्यूम 200, जब ये पार्शियली फिल्ड था यानी लिक्विड का वॉल्यूम 200 था, आपके पास क्या था, पहले 200 था। ठीक है, पार्शियली फिल्ड लिक्विड का वॉल्यूम। और आपके पास अब जो वॉल्यूम आ रहा है आफ्टर डिपिंग दैट इरेगुलर सॉलिड दैट इज रॉक। ठीक है, रॉक को वाटर में जो आपके पास जो वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा, ठीक है, जो राइज करेगा, उस वॉल्यूम को आप ले लेंगे आपका फाइनल वॉल्यूम या वॉल्यूम 2। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया वॉल्यूम 2 और ये आपके पास हो गया वॉल्यूम 1। ठीक है, बिफोर पोरिंग दैट रॉक इनटू दैट लिक्विड आपके पास जो वॉल्यूम था, या सिंपल हम ये कह सकते हैं पार्शियली फिल्ड लिक्विड का वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम 1 है। ठीक है, दैट इज 200 मिलीलीटर। अब आफ्टर पोरिंग दैट रॉक, ठीक है, आपके पास लिक्विड के वॉल्यूम में रेस आया, जितना उसने राइज किया, जितना इंक्रीज आया, जितना बढ़ा, वो आपके पास बन गया वॉल्यूम 2। ठीक है, यानी सेकंड वॉल्यूम वो आपके पास हो गया 300 मिलीलीटर। ठीक है, अब आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अपने इरेगुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम, कि आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम आ रहा है या सेकेंड वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, उसमें से आप जो है वो अपने फर्स्ट वॉल्यूम को आप माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा उस इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम। बहुत आसान तरीका है। ठीक है,
इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने का, कि हम जो है वो फाइनल वॉल्यूम को, जो हमें बाद में जो वॉल्यूम मिलता है, जो या हम सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं, जितना राइज आता है, जितना बढ़ता है, जितना चेंज आता है वॉल्यूम में, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम में, वो आपके पास क्या होता है, बेसिकली उस इरेगुलर सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है। जैसे पहले 200 था, फिर 300 हो गया। डिफरेंस कितना आया इन दोनों में? 100 मिलीलीटर का ना। तो 100 मिलीलीटर क्या है? बेसिकली उस रॉक का वॉल्यूम है। और हम मैथमेटिकली किस तरह से करेंगे? फाइनल वॉल्यूम से, दैट इज़ V2, उसमें से हम इनिशियल वॉल्यूम माइनस कर देंगे, दैट इज़ V1, तो आपको मिल जाएगा इरेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम। 300 में से हमने 200 लेस किया, तो आपको क्या मिल गया? वॉल्यूम ऑफ रॉक, दैट इज़ 100 मीटर क्यूब। करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, वो आपके पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस के, ठीक है, कि एक यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 मीटर क्यूब में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना किलोग्राम मास ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज योर डेंसिटी। डेंसिटी को आप अपने ग्रीक लेटर रॉ से डिनोट करते हो। रॉ आपके पास किसके बराबर होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है, M फॉर मास एंड V फॉर वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है आपकी ऐसा यूनिट किलोग्राम, ठीक है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट होती है मीटर, ठीक है, मीटर क्यूब। तो आपके पास क्या यूनिट आ गई डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या आप इसे किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स के तौर पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक गोल्ड की एक छोटी सी रिंग ले लो, ठीक है, और आप एक गोल्ड का बहुत बड़ा ब्लॉक ले लो। डेंसिटी इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है, दोनों ही गोल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो डेंसिटी इन दोनों के लिए सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो सेम मटेरियल से मिलके बना है, ठीक है। तो गोल्ड का कोई छोटा सा सब्सटेंस हो या फिर कोई साइज में बड़ा ऑब्जेक्ट हो, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। सिमिलरली अगर कोई सिल्वर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो भी इंडिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी सेम होगी। सिमिलरली किसी भी आपके पास मेटल का या एलिमेंट का, प्योर मेटल का, ठीक है, जो सब्सटेंस होता है उसकी डेंसिटी सेम होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है ऑन साइज। रिलेटिव डेंसिटी अब हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो डेंसिटी फाइंड करने का 2 मेथड होता है। एक हम जो है वो मैथमेटिकली फाइंड करते हैं, ठीक है, या फिर हम एक्सपेरिमेंटली भी हम फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी को। इसमें हम क्या करते हैं? वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो हम उसको क्या लेते हैं? हम इसे रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम जो है वो जिस भी सब्सटेंस की हमें जो है वो डेंसिटी हम मेज़र कर रहे हैं, हम उस सब्सटेंस की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी वाटर की डेंसिटी होती है उससे कंपेयर करवा देते हैं, उससे डिवाइड करवा देते हैं, तो हमें जो है वो एक रिलेटिव डेंसिटी मिल जाती है, ठीक है, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं या हम उसे रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसको डिवाइड करवा देते हैं वाटर की डेंसिटी से। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो भी डेंसिटी होती है उससे डिवाइड करवा देते हैं, तो जो हमें डेंसिटी मिलती है बेसिकली हम क्या कहते हैं? हम उसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं या फिर हम उसे स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है। होप सो ये लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।